नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर, तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की सफल यात्रा के बाद आज स्वदेश लौटे। पीएम मोदी घाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया की यात्रा पर थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नामीबिया में ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट वेलिविचिया मिराबिलिस से सम्मानित किया गया। ये नामीबिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। प्रधानमंत्री मोदी को अब तक कुल 27 देश सम्मानित कर चुके हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारतीय ज्ञान परंपरा पर 3 दिवसीय वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन किया। जेएनयू में 3 दिवसीय सम्मेलन का उद्देश्य भारत के पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को न केवल आधुनिक शिक्षा व्यवस्था बल्कि नीति निर्माण और वैश्विक विमर्श में भी प्रमुखता से स्थापित करना है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि भारतीय ज्ञान परंपरा को आजादी के बाद भी नुकसान पहुंचाने का काम जारी रखा गया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत मात्र एक राजनीतिक भूभाग नहीं है, बल्कि एक ज्ञान और परंपरा की धरा है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय ज्ञान परंपरा हमें गुलामी की मानसिकता से मुक्त करने में एक बड़ी ताकत बनेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज झारखंड की राजधानी रांची में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक का उद्देश्य राज्यों के बीच सहयोग को बढ़ाना और केंद्र के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करना है। बैठक में 4 पूर्वी राज्यों झारखंड, बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के प्रतिनिधि शामिल हैं। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। याचिकाकर्ता के वकील ने आरोप लगाते हुए कहा कि मतदाताओं को 2 कैटेगरी में बांटा जा रहा है। मामले पर जस्टिस सुधांशु धूलिया ने आयोग जो कर रहा है वह संविधान के तहत उनका दायित्व है। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में आज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे ट्रैफिक जाम या जलभराव से बचने के लिए दिल्ली मेट्रो या अन्य वैकल्पिक परिवहन साधनों का इस्तेमाल करें। उत्तर प्रदेश में आज कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मेरठ, लखनऊ, आगरा, बलिया, गोरखपुर, वाराणसी, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर समेत 15 से अधिक जिलों में बारिश के आसार हैं। उत्तराखंड की बात करें तो यहां राजधानी देहरादून समेत 4 जिलों में आज येलो अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के अधिकांश हिस्सों में स्कूल, कॉलेज बंद है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में आज तेज बारिश की संभावना जताई है। हरियाणा के गुरुग्राम में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण शहर के कई हिस्सों में जलभराव हुआ। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में भारी बारिश के कारण बद्रीनाथ मार्ग पर भूस्खलन हुआ। बहाली का कार्य जारी है। हिमाचल प्रदेश में बरसात ने कहर बरप रखा है। भारतीय सेना हिमाचल प्रदेश में चल रहे मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियानों के तहत नागरिक प्रशासन को सहायता प्रदान कर रही है। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आज सुबह लगभग भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल के पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 4.4 मापी गई और इसका केंद्र दिल्ली के नजदीक हरियाणा के झज्जर में था। भारत के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन गए 14 दिन पूरे हो चुके हैं, जिसमें 3 और अंतरिक्ष यात्री भी शामिल हैं। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने जानकारी दी है कि दल की वापसी अब 14 जुलाई से पहले संभव नहीं है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा है कि ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने सूक्ष्म गुरुत्व में बीज अंकुरण, सूक्ष्म शैवालों और क्रॉप जेनेटिक्स से जुड़े कई प्रयोग किए हैं।
द प्रिंट की एक समाचार रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत सरकार ने देश में अचानक होने वाली मौतों के पैटर्न का विश्लेषण करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अध्ययन शुरू किया है। पीआईबी ने द प्रिंट की इस रिपोर्ट के दावे को फर्जी बताया है। पीआईबी के अनुसार केंद्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग द्वारा ऐसा कोई राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण नहीं कराया जा रहा है। इस तरह की गलत जानकारी फैलाने से लोग भ्रमित होते हैं। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में धर्मांतरण गिरोह के सरगना जलालुद्दीन की संपत्तियों पर प्रशासन की कार्रवाई तीसरे दिन भी जारी है। अवैध अतिक्रमण हटाया जा रहा है। कर्नाटक में प्रवर्तन निदेशालय ने कांग्रेस विधायक एसएन सुब्बा रेड्डी के कई ठिकानों पर छापेमारी की है। ये कार्रवाई विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम की धारा 37 के तहत बेंगलुरु में 5 अलग-अलग परिसरों में की जा रही है। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद यानी कि एनडीएमसी द्वारा भारतीय नगर को दिल्ली की दूसरी अनुपम कॉलोनी घोषित किया गया है। श्री अमरनाथ यात्रा सफलतापूर्वक बड़े उत्साह के साथ आगे चल रही है। आज सुबह पहलगाम के नुनवान बेस कैंप से श्रद्धालुओं का एक और जत्था पवित्र गुफा की ओर रवाना हुआ। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रधानमंत्री ने लिखा, सभी देशवासियों को गुरु पूर्णिमा की ढेरों शुभकामनाएं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर के महंत अवैद्यनाथ को पुष्पांजलि अर्पित की। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में विशेष भस्म आरती की गई। गुरु पूर्णिमा के मौके पर अयोध्या के सरयू नदी में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। प्रयागराज में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर भक्तों ने संगम तट पर स्नान और पूजा की। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर दिल्ली के आद्या कात्यायनी शक्तिपीठ मंदिर में पूजा की गई। शिक्षा मंत्रालय गुजरात के केवड़िया में आज से 2 दिवसीय केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों का सम्मेलन आयोजित करने जा रही है। केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के सम्मेलन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा और भविष्य की दिशा निर्धारित की जाएगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज आंध्र प्रदेश के दौरे पर हैं। अपने दौरे के दौरान कृषि मंत्री प्राकृतिक खेती और पाम ऑयल के संबंध में समीक्षा बैठक करेंगे। आंध्र प्रदेश दौरे के दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान किसानों और स्वयं सहायता समूह की दीदियों से संवाद भी करेंगे। कृषि मंत्रालय ने कपास की उत्पादकता गुणवत्ता बढ़ाने के लिए टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 जारी किया है। इस नंबर पर आने वाले सुझावों से कपास के उत्पादन को बढ़ाने में मदद मिलेगी। देश में कपास उत्पादन बढ़ाने और कपास किसानों की समस्या के समाधान के लिए कोयम्बटूर में 11 जुलाई को बैठक बुलाई गई है। केरल की नर्स निमिषा प्रिया को यमन में हत्या के एक मामले में फांसी की सजा रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। वकील ने 16 जुलाई को होने वाली फांसी की सजा का हवाला देते हुए जल्द सुनवाई की मांग की है। कोर्ट ने जल्द सुनवाई का भरोसा दिया है। मिश्रित वैश्विक संकेतों के बीच आज भारतीय बेंचमार्क सूचकांकों की शुरुआत सपाट रही। शुरुआती कारोबार में ऑटो और आईटी सेक्टर में बिकवाली देखी गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की लोन रिकवरी के तरीकों को ठहराया गलत। उन्होंने साफ तौर पर कहा, इनसे बचा जाना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्राकृतिक खेती एक वैज्ञानिक प्रयोग है और अधिक उपज समेत इसके कई लाभ हैं। उन्होंने आगाह किया कि रासायनिक उर्वरकों के साथ गेहूं की खेती से अक्सर कई स्वास्थ्य समस्याएं पैदा होती हैं। अमित शाह ने आगाह किया है कि रासायनिक उर्वरकों के साथ गेहूं की खेती से अक्सर कई स्वास्थ्य समस्याएं पैदा होती हैं और अगर कोई व्यक्ति रसायनों और उर्वरकों से मुक्त भोजन करता है तो उसे किसी दवा की आवश्यकता नहीं होगी। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार ने 2019 से 2025 के बीच जनता की 1.15 करोड़ से अधिक शिकायतों का किया निवारण।
एक्सप्रेस 100 में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2,500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। आपका स्वागत है। रफ्तार भरी खबरों के सिलसिले को बढ़ाते हैं आगे। जितेंद्र सिंह ने कहा कि आज प्रत्येक वर्ष 26 लाख से ज्यादा शिकायतें दर्ज की जाती हैं। ये जनता के विश्वास और व्यवस्था की जवाबदेही में आए बदलाव को दर्शाता है। केंद्रीय इस्पात एवं भारी उद्योग मंत्री HD कुमारस्वामी ने दिल्ली के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में MSTC लिमिटेड के नए कॉर्पोरेट कार्यालय का उद्घाटन किया। इसके साथ ही उन्होंने उपकरण ई-पोर्टल का आधिकारिक शुभारंभ भी किया। HD कुमारस्वामी ने कहा कि उपकरण ई-पोर्टल एक डिजिटल मार्केट है जो उद्योग और इनोवेशन के बीच एक सेतु का काम करेगा। उन्होंने कहा कि यह MSME के सहयोग देगा और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पारदर्शी कुशल व्यापार को बढ़ावा देगा। EBJA के मुताबिक 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने का दाम 887 रुपए कम होकर 96,085 रुपए हुआ। वहीं चांदी का दाम 220 रुपए कम होकर 1,07,280 रुपए प्रति किलो हुआ। भारत का मत्स्य उत्पादन वित्त वर्ष 2013-14 के 95.79 लाख टन से दोगुना होकर वित्त वर्ष 2024-25 में रिकॉर्ड 195 लाख टन हुआ। छत्तीसगढ़ राज्य को जिला खनिज संस्थान न्यास के अंतर्गत उल्लेखनीय कार्यों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीय खान मंत्रालय ने किया सम्मान। भारत में रिटेल एसेट मार्केट ने वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में लगातार वृद्धि दर्ज की है, जिसमें कुल लेन देन मात्रा 52,000 करोड़ रुपए रही। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 7 प्रमुख भारतीय राज्यों ने राज्य सरकार प्रतिभूतियों की नीलामी के नवीनतम दौर में कुल 13,300 करोड़ रुपए जुटाए। भारत में सामान्य से अधिक मानसूनी वर्षा के कारण बिजली की मांग जून में सालाना आधार पर 1.9% घटकर 150 अरब यूनिट रही। एशियन पेंट्स ने ड्यूलेक्स पेंट बनाने वाली एक्सो नोबेल इंडिया में अपनी पूरी 4.42% हिस्सेदारी खुले बाजार के लेन देन के माध्यम से 734 करोड़ रुपए में बेची। गोल्ड एक्सचेंज ट्रेड्स फंड्स ETF में इनफ्लो जून 2025 में 2080.85 करोड़ रुपए रहा है, जो बीते 5 महीनों में दर्ज निवेश का सबसे बड़ा आंकड़ा है। म्यूचुअल फंड सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी कि SIP के तहत जून महीने में निवेश 27,269 करोड़ रुपए रहा, जो रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है और जो मई के 26,688 करोड़ रुपए से 2% अधिक है। चिप निर्माता कंपनी एनवीडिया दुनिया की पहली सार्वजनिक कंपनी बनी, जिसका मूल्यांकन $4 ट्रिलियन से भी ज्यादा है। एनवीडिया ने यह उपलब्धि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण हासिल की है। एलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को भारत में सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सर्विस शुरू करने के लिए स्पेस रेगुलेटर भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र IN-SPACE से मंजूरी मिली। IN-SPACE के अनुसार इस मंजूरी के बाद स्टारलिंक के लिए देश में कमर्शियल सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सर्विस शुरू करने के लिए अंतिम विनियामक बाधा दूर हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्राजील पर 50% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। साथ ही ब्राजील के खिलाफ अनुचित व्यापार के जांच के आदेश दिए हैं, जिससे टैरिफ और भी अधिक बढ़ सकता है। ट्रंप ने ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा को टैरिफ के लिए लिखे पत्र में पूर्व राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो के खिलाफ विचहन मुकदमे के प्रति रोष जताया।
ट्रंप ने कुल 7 देशों पर टैरिफ लगाया है, जिसमें फिलीपींस पर 20%, श्रीलंका, अल्जीरिया, इराक और लीबिया पर 30%, साथ ही ब्रुनई और मोल्दोवा पर 25% टैरिफ लगाया जाएगा। अब तक ट्रंप ने 22 देशों के लिए नए टैरिफ की घोषणा की है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने परिवहन सचिव सीन डफी को नासा का अंतरिम प्रशासक नियुक्त किया है। ट्रंप ने कहा कि यह कदम राष्ट्रीय प्राथमिकताओं में अंतरिक्ष के बढ़ते महत्व को दर्शाता है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की विशेष रिपोर्टर फ्रांसिस्का अल्बानीज पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया। अमेरिका ने आरोप लगाया है कि अल्बानीज ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से अमेरिका और इजरायल के अधिकारियों, कंपनियों और व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर शर्मनाक और गलत कोशिश की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा यूक्रेन को रक्षात्मक हथियार देने की घोषणा के बाद रूस ने रातों रात यूक्रेन पर रिकॉर्ड 728 ड्रोन से किया हमला। रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि वायु रक्षा बलों ने बीती रात रूसी क्षेत्रों में 86 यूक्रेन ड्रोन मार गिराए। यूक्रेन ने दावा किया कि उसने इलेक्ट्रॉनिक जामिंग सिस्टम के जरिए लगभग सभी ड्रोन नष्ट कर दिए हैं। वहीं कुर्स्क शहर के एक समुद्र तट पर हुए ड्रोन हमले में 3 लोगों की मौत हो गई और 7 घायल हो गए। हमास ने गजा में संघर्ष विराम तक पहुंचने के लिए चल रहे प्रयासों के तहत 10 बंधकों को रिहा करने पर सहमति जताई है। समूह ने कहा कि संघर्ष विराम के लिए चल रही वार्ताएं इजरायल के अड़ियल रुख के कारण कठिन है। फिलिस्तीनी समूह ने कहा है कि चल रही संघर्ष विराम वार्ताओं में कई अड़चनें हैं, जिनमें सहायता का प्रवाह, गजा पट्टी से इजरायली बलों की वापसी और स्थायी संघर्ष विराम के लिए वास्तविक गारंटी शामिल है। अमेरिकी उद्यमी इलॉन मस्क का नेतृत्व वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स की सीईओ लिंडा जेसेस-रीनो ने दिया त्यागपत्र। लिंडा ने कहा है कि वे मस्क की बहुत बड़ी आभारी रहेंगी, क्योंकि उन्होंने कंपनी का कायाकल्प करने और एक्स को एवरीथिंग ऐप में बदलने की जिम्मेदारी सौंपी थी। तुर्की की एक अदालत ने इलॉन मस्क की कंपनी XAI द्वारा विकसित AI चैटबॉट ग्रॉक पर सख्त कदम उठाते हुए उस पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया। दक्षिण कोरिया के सियोल सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने देश के पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को मार्शल लॉ से जुड़े गंभीर आरोपों के चलते दोबारा गिरफ्तारी की दी मंजूरी। वहीं कोर्ट के आदेश के बाद यून सुक योल को फिर से डिटेंशन सेंटर में भेजा गया है। यदि नए आरोपों में अभियोग तय हो जाते हैं तो 6 महीने तक हिरासत में वे रह सकते हैं। 4 जुलाई को आई विनाशकारी बाढ़ में पीड़ितों के सम्मान में बाढ़ प्रभावित मध्य टेक्सास में झंडे आधे झुके रहे। इस बाढ़ में कम से कम 119 लोगों की मौत हुई। एबॉट द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार 170 से ज्यादा लोगों का अभी तक पता नहीं चल पाया है, जिससे संकेत मिलता है कि मृतकों की संख्या में अभी भी काफी वृद्धि हो सकती है। यमन के हूतियों ने लाल सागर में ग्रीक संचालित लाइबेरिया ध्वज वाले जहाज इटर्निटी सी पर किया हमला। साथ ही जहाज के डूबने का फुटेज भी किया जारी। पिछले सप्ताह हुई भीषण गर्मी के दौरान 12 यूरोपीय शहरों में गर्मी से संबंधित कारणों से लगभग 2300 लोगों की मौत। भारत और इंग्लैंड के बीच एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी का तीसरा टेस्ट मुकाबला आज से ऐतिहासिक लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। भारत इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट की सीरीज 1-1 से बराबरी पर है। भारत के खिलाफ तीसरे टेस्ट के लिए इंग्लैंड की टीम ने अपनी प्लेइंग 11 में जोफ्रा आर्चर को शामिल कर लिया है। आर्चर जोश टंग की जगह टीम में शामिल होंगे। वहीं दूसरे टेस्ट में काफी महंगे साबित होने वाले क्रिस वोक्स और ब्राइडन क्रॉस को भी प्लेइंग 11 में रखा गया है। इंग्लैंड लॉर्ड्स में खेले जाने वाले तीसरे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की वापसी होगी। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ चौथे T20 मैच में 6 विकेट से जीत दर्ज की है। इसी के साथ भारत ने इंग्लैंड की सरजमी पर इतिहास रचा। सीरीज का 5वां और आखिरी मुकाबला 12 जुलाई को एजबेस्टन में खेला जाएगा।
आईसीसी की ताज़ा टेस्ट खिलाड़ी रैंकिंग में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। इंग्लैंड के युवा बल्लेबाज हैरी ब्रूक ने अपने ही साथी जो रूट को पीछे छोड़ते हुए दुनिया के नंबर 1 टेस्ट बल्लेबाज का स्थान हासिल कर लिया है। भारत के टेस्ट कप्तान शुभमन गिल को भी आईसीसी की ताज़ा टेस्ट रैंकिंग में करियर की सर्वश्रेष्ठ रेटिंग प्राप्त हुई है। शुभमन गिल अब आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में 6ठे स्थान पर पहुंच चुके हैं। आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में भारत के जसप्रीत बुमराह नंबर 1 टेस्ट गेंदबाज बन चुके हैं। मोहम्मद सिराज ने भी 6वें स्थान की छलांग लगाकर अब 22वें स्थान पर कब्जा कर लिया है। पूर्व क्रिकेटर और सिक्सर किंग युवराज सिंह ने यूवी कैन फाउंडेशन के तहत लंदन में आयोजित एक खास फंडरेज इवेंट में सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, ब्रायन लारा, केविन पीटरसन जैसे दिग्गजों ने शिरकत की। इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज खेल रही भारतीय टीम भी युवराज सिंह के यूवी कैन फाउंडेशन के फंडरेज इवेंट कार्यक्रम में शामिल हुई। यूरोप के दौरे पर गई इंडिया ए पुरुष हॉकी टीम ने जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की है। टीम ने आयरलैंड के खिलाफ मुकाबले को 6-1 से अपने नाम कर लिया। सर्बियाई टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच ने एक बार फिर अपना दबदबा दिखाते हुए इटली के फ्लावियो कोबोली को हराकर विंबलडन 2025 के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। नोवाक जोकोविच ने इटली के फ्लावियो कोबोली को 6-7, 6-2, 7-5, 6-4 से हराया। नोवाक जोकोविच का ये ऑल इंग्लैंड क्लब में रिकॉर्ड का 14वां सेमीफाइनल है। इस जीत के साथ 38 वर्षीय नोवाक जोकोविच ने रॉजर फेडरर के विंबलडन सेमीफाइनल के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए अपने 52वें ग्रैंड स्लैम सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया, जो अपने आप में एक नया इतिहास है। विंबलडन 2025 के सेमीफाइनल में नोवाक जोकोविच का सामना टॉप सीड यानिक सिनर से होगा, जबकि खिताबी भिड़ंत में उनका सामना कार्लोस अल्कराज या टेलर फ्रिट्ज के साथ हो सकता है। और पोलैंड की ईगा श्वांतेक साल के तीसरे ग्रैंड स्लैम विंबलडन के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। श्वांतेक ने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में ल्यूडमिला सैमसोनोवा को 6-2, 7-5 से शिकस्त दी। इसी के साथ एक्सप्रेस 100 में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी अन्य खबरों के लिए आप लगातार जुड़े रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।